What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टेल और आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है और एक प्रैक्टिकल बात भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। बोला गया मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबा रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि जिंदगी हर टाइम एक जैसी चलनी चाहिए, तो जब इंसान के हाथों की जो पांचों उंगलियां हैं वो भी बराबर नहीं होती, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी हर टाइम एक जैसी रहनी चाहिए? अगर आप लोगों को कोई 24 घंटे बस एक ही तरीका खाना खिलाते रहे, खा पाएंगे क्या आप लोगों को कभी लगता है मटर पनीर भी खाना चाहिए यार? कभी कभी जिसको चिकन पसंद है वो चिकन भी पसंद करता है। पर लेकिन आप लोगों को लगता है कि जिंदगी में कोई दिक्कतें ना आए, उन दिक्कतों को अगर थोड़ा सा देखने का नजरिया चेंज करें तो वो आप लोगों को कुछ ना कुछ तजुर्बा देके जाएंगी और ये तजुर्बा फिर आगे आने वाली जो भी दिक्कत होगी उनमें आप लोग यूज कर पाएंगे। तो इसलिए लाइफ में अगर कोई भी ऐसा लम्हा है जो आप लोगों को लगता है यार बड़ा ही टफ आ गया, यार पता नहीं यार ऐसा जिंदगी में क्या हो रहा है, यार पता नहीं इससे कब निकलेंगे, तो आप लोग ये समझिए जो ये आप लोगों को अभी टफ लग रहा है ना, ये आप लोगों की एक ऐसी नींव बनाकर जाएगा कि जिंदगी में अगर आगे आप लोगों को वही बहुत बड़े वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो उसके साथ में आप लोग आराम से लड़कर निकल जाएंगे। पर लेकिन अभी अगर आप लोग इसी के सामने घुटने टेक देंगे तो आगे कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो अभी तो जिंदगी की चीजें स्टार्ट हुई हैं, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। अगर अभी से ही चीजों को इस तरीके से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, अभी से इन जो प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन निकाले बिना आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए, तो एक पहाड़ बन जाएगा दिक्कतों का। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने आज से पढ़ना स्टार्ट किया, आप लोगों के सामने कोई एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी आ गई, आप लोगों ने सोचा कि इसका मीनिंग देखना है, नहीं देखना है, छोड़ो यार क्या करेंगे देखकर। अगले दिन फिर दूसरी आ गई, उसको छोड़ दिया, तो आगे चलकर एक पहाड़ बन गया। आज का लेक्चर सुनना था, नहीं सुना, छोड़ दिया, कल का फिर छोड़ दिया। अब एक वीक में वो पिछले वाले मन करेगा छोड़ देते हैं यार, और छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गई। यानी कि जैसे जैसे आप लोग चीजों को इग्नोर करते हैं लाइफ में, वैसे वैसे जिंदगी आप लोगों के लिए बड़ी ही टफ होती चली जाती है, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर एक बर्डन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे बेहतरीन और शानदार सॉल्यूशन ये है, अगर जिंदगी में कोई दिक्कत आ रही है तो रुककर उसका वही सॉल्यूशन निकालकर आगे बढ़िए। फिर आप लोग देखिए जिंदगी आप लोगों के लिए अपने आप बाहें फैलाकर खड़ी मिलेगी और रास्ते सारे आप लोगों के सामने नजर आएंगे। पर लेकिन इसका अपोजिट अगर करोगे तो फिर जिंदगी उतनी ही ज्यादा दिक्कत भी आप लोगों के सामने क्रिएट करेगी। आगे बढ़ने से पहले यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज का डिस्कशन जो है बहुत ही प्यारा रहने वाला है यार। एडिटोरियल सुन के ना आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे, इतने शानदार एडिटोरियल है। आप लोगों से सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करूंगा, बड़े ही प्यारे प्यारे एडिटोरियल है, मजा आ जाएगा सुन के। बात की जा रही है यहाँ पर कार्बिस बे के बारे में। ये बताना है ये डिक्लेरेशन अभी देखने को मिला है, किससे रिलेटेड है कार्बिस बे डिक्लेरेशन? बोला G20 से, G7 से, नेटो से या फिर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है किससे रिलेटेड है। यहाँ पर ABCFD आज वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, तो इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम लोग जानेंगे, जिससे आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं आज के न्यूज़पेपर का, इसके बाद में डिटेल में चीजें जानेंगे जो कि काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहां पर जो बात करें, आप लोगों को मैंने कल भी डिस्कस किया था, हमारी कंट्री में भी दिक्कत क्या है, जैसे कोविड-19 से लोगों की जान जा रही है, तो अभी यहां पर कोर्ट के द्वारा बोला कि यार कॉम्पनसेशन दो लोगों को जिनकी जान जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि कॉम्पनसेशन कैसे दे दे, इतना पैसा कहां से लाएंगे? तो उसी के चलते यहां पर ये रस्साकसी चल रही है। इसी से रिलेटेड आज का एक कार्टून भी है, जो कार्टून भी आप लोग को इसी के बारे में बताएगा। पहला कल का कार्टून हम लोगों ने देखा था कि यहां पर इज इट ए डिजास्टर, क्या ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया हमारे देश में? तो क्या कंपनसेशन के जो पहाड़ हैं उसके सामने हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक कार्टून प्रस्तुत किया था कि कोई विधवा है, कोई बुजुर्ग है, किसी के माँ बाप नहीं है, तो इस तरीके से यानी कि एक तरीके से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो आज का जो यहाँ पर कार्टून है वो भी इसी से रिलेटेड है। आज का कार्टून यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यार देखिए कंपनसेशन तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, पर हाँ हम लोग वैक्सीन बनाने में, हॉस्पिटल में और इसी के साथ में रिसर्च में खर्च करेंगे। पर लेकिन लोग यहाँ पर जो है वो ये बोल रहे हैं कि यार देखो हमको खाना भी नहीं मिल रहा है और तुम वैक्सीन की बात कर रहे हो, हम वैसे भूखे मर जाएंगे, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि कल का कार्टून और आज का कार्टून जो है, ये कल का कार्टून था और इसका एक्स्ट्रा फॉरवर्ड आज का कार्टून है। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि हमारे पास में पैसा नहीं है, और इसी के ऊपर एक एडिटोरियल भी आया। तो एडिटोरियल में भी कुछ कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर बताई गई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, चलिए एडिटोरियल आप लोगों को बता देता हूं, एक मिनट लगेगी जल्दी जल्दी। यहां पर क्या बोला गया एडिटोरियल में, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर बोल रही है कि हम लोग लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, ये एक्स ग्रेटिया नहीं देंगे, एक तरीके से ये दान तरीके से आप लोग बोल सकते हैं या फिर हेल्प करना बोल सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग इसको नहीं देंगे। तो यहां पर ये बोला गया कि आप लोगों के पास में जो सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए तो आप लोगों के पास में पैसा है, पर लोगों को आप लोग खाना देने के लिए, लोगों को आप लोगों जो मर रहे हैं उनको बचाने के लिए पैसा नहीं है। ये पार्लियामेंट में क्या करोगे बैठकर, जब ऑलरेडी आप लोग ही नहीं बचेंगे जो यहां पर चुनकर लोगों को भेजते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर यानी कि सांसद जो है वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। बोला तो जाता है कि जनता की गवर्नमेंट है, पर लेकिन जनता को ही नहीं देखा जा रहा है और आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है और गवर्नमेंट की फिस्कल जो अफोर्डेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इनको आप लोग थोड़ा डिले कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के पास में पैसा नहीं है, पर जो मर रहे हैं उनको तो कम से कम सपोर्ट प्रोवाइड कराइए। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो राइटर यहां पर दोनों ही एक चीजें बोल के चल रहे हैं। जो अच्छा लगा मुझे, राइटर बोल रहे हैं कि बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं कि ये जरूरी है। मुझे पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2026 में हमारी कंट्री में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, फिर से देखा जाएगा हमारी कंट्री में कहां पर कितनी जनता को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पर लेकिन वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब जनता जो मर रही है उसको आप लोग रोक पाएंगे। और ऑलरेडी आप लोगों ने जो एक्ट बनाया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारी कंट्री में, तो ये भी बात करता है कॉम्पनसेशन देने की, पर लेकिन आप लोग कॉम्पनसेशन दे नहीं रहे और ये बोल रहे हैं कि हेल्थ पर खर्च करना है और सोशल प्रोटेक्शन पर खर्च करना है और इसी के साथ में अफोर्डेबल आप लोग यहां पर कम्युनिटी के लिए इकोनॉमिक रिकवरी कैसे प्रोवाइड करानी है वो देखना है। और 4 लाख रुपए आप लोग नहीं दे पाएंगे। देखिए अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए 4 लाख रुपए देना अगर सॉल्यूशन की तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट कह रही है सॉल्यूशन नहीं है। राइटर कह रहे हैं कि हां हो सकता है ये सॉल्यूशन है, पर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोग देखिए जो खुद आप लोगों का गवर्नमेंट का डेटा है वो खुद क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में, यानी कि देश में जो ढांचा है हेल्थ का काफी बेकार है। दूसरा बोला गया लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर खर्च ही नहीं कर रही है। खुद इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि हम लोग फेल हो गए हैं, हम लोगों को लगभग 2.5 से 3% जीडीपी का खर्च करना चाहिए हेल्थ के ऊपर, वरना लोग क्या करें, मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000 रुपए, अब 10,000 रुपए में से उसके घर में कोई बीमार हो गया, 5,000 रुपए तो उसने उसी पे लगा दिए। अब ये सोचिए वो आगे क्या करेगा, क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा, अपने घर में कुछ इंप्रूवमेंट करना है वो कर पाएगा, आगे की लाइफ कैसे चलेगी, वो तो उसी चीज में रह जाएगा, तो गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएगा, एक टाइम का खाना भी नहीं खाएगा, तो कैसे काम चलेगा। तो ये बोला गया कि ये गलत नहीं है कि आप लोग हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च कीजिए, पार्लियामेंट के ऊपर भी खर्च कीजिए, पर लेकिन पहले क्या जरूरत होती है, जैसे कि आप लोग अगर बात करें मेडिकल स्टूडेंट के बारे में, तो यहां पर क्या बोला जाता है, एक इंसान ऐसा है जिसके नाखून में चोट लग गई है, उसके नाखून में से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा है। एक इंसान ऐसा है जिसके कंधे में गोली लग गई है, वो यहां पर उसका कंधा जो है वो हाथ कटने वाले की कगार में पहुंच गया है। एक इंसान ऐसा है कि यहां पर बस बिल्कुल ऐसा है कि उसको अगर अभी सपोर्ट नहीं दी गई ये खत्म हो जाएगा, ऐसी कंडीशन खराब हो रखी है। तो पहले किसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, पहले यहां पर इसको देना चाहिए, दूसरे नंबर पर गोली वाले को, तीसरे नंबर पर नाखून पड़ा इसको पट्टी पट्टी कर देना यार बाद में। पर लेकिन आप लोग बोलेंगे पहले नाखून वाले को देखेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये सारी चीजें एक बैलेंस बनाना जरूरी है, यही आप लोग लाइफ में करते हैं। आप लोगों को ये नहीं याद रहता है कि मॉर्निंग में जब आप लोग उठते हैं तो आप लोगों को एक प्रॉपर पैटर्न पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। पहले यार एक टेस्ट लगा लेते हैं यार, कुछ आंसर राइटिंग कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, पर लेकिन नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले ही कुछ उल्टी सीधी चीजें करना स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में, और शाम तक जाते जाते टाइम टेबल ऐसा हो जाता है, शेड्यूल सर में दर्द करने लगता है, यार ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया। पहले प्रायोरिटी डिक्लेयर करो अपनी कि क्या क्या चीजें आप लोगों को फोकस देकर चलनी है, तभी तो पैटर्न फॉलो कर पाओगे। पहले इंपॉर्टेंट काम करिए, जो भी आप लोगों की लाइफ में जो इंप्रूवमेंट करने वाला है, आप लोगों के गोल को आप लोग करीब ले जाने वाला है। बाद में एंजॉय करते रहना। आप लोग नॉर्मली जिंदगी को एक तरीके से जो जीने का तरीका होता है ना, वो एक एक दिन आप लोगों को जीना होता है, पर लेकिन एक एक दिन ही आप लोग बर्बाद करते चले जाते हैं, फिर बोलते हैं जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, तो कैसे होगा। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली है। वही यहां पर बोला गया कि पहले आप लोग ये तो देखो दिक्कत कहां पर है, पहले उसका सोल्यूशन निकालो ना, तब आगे बढ़ना चीजों को लेकर। तो आज की डेट में अगर बात करें, यहां पर प्रायोरिटी होना चाहिए, बेसिकली किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो फैमिली को हेल्प करनी है, कैसे लेकर चलना है, तो वो देखना पड़ेगा। फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराने की बात की, चलिए सही बात है, अच्छा है एक तरीके से। अब यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ये आप लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इससे जो लोग आज के डेट में हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो यहां पर उनका खर्चा कम हो जाएगा, और इससे गवर्नमेंट उसको वहन करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बोला था हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने बोला इसमें 13% जीडीपी का हम लोग देंगे, पर लेकिन रियलिटी में पर आप लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जब ढंग से स्टडी की गई तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों से एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को, फिर से बता देता हूं क्या था उसके अंदर। उसमें ये बोला गया था ये जो 13% आप लोग खर्च कर रहे हैं ना, ये क्या से खर्च कर रहे हैं पता है, ये कैसे खर्च किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं, यानी कि एक तरीके से 13% खर्च किया गया जीडीपी का। मतलब ये होता है कि लोगों में इन्वेस्ट करो, उनसे कुछ लेना नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं, उनको कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, पर लोन दे रहे हैं, यानी कि आप लोग लोगों को उधारी में डाल रहे हैं, जो उस टाइम पर वो हालत में है वहां पर, ठीक है, उनको तो उस टाइम पर एक तरीके से जिंदगी जैसे तैसे चल रही है उनकी, उनको लोन दिया जा रहा है ताकि आगे चलकर वो इंटरेस्ट पे कर सके और रिटर्न कर सके पैसा। इस टाइम पर इनको आप लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई स्कीम लेकर आनी चाहिए।
काफी लंबे समय से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर काफी सारी बातें चल रही हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी बातें किया गई कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर आज की डेट में जो जनता है, कम से कम अगर वो देश के नागरिक है तो उनको इतना तो एक हक मिलना चाहिए कि वो भूखे ना हमारे देश के अंदर, ठीक है। कम से कम उनको एक बेसिक इनकम इतनी मिलती रहे ताकि उनका खाना पीना चलता रहे, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई थी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यूज कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। यहां पर प्रोज और कॉन्स के बारे में बात की जा रही है। अच्छी बातें क्या है, एक तो देखिए एक अच्छा एक सिंपल और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग यहां पर लेकर चलना पड़ेगा, जिसके चलते जो गरीबी को मिटाया जा सकेगा, ठीक है। इससे काफी लोगों को फायदा होगा। मान लीजिए आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं हर महीने आप लोगों को 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है। और ये 10,000 रुपए जो हैं वो आप लोग क्या है अपने जो रूम रेंट के लिए, अपना जो खाना पीना उसके लिए कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहेगी कि पैसा कहां से आएगा। तो इससे चलते आप लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। पर लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं नहीं यार, आप लोगों को 1,000 रुपए देने, बाकी ये 9,000 रुपए आप लोग को इधर उधर से जुगाड़ करने हैं और फिर पढ़ाई भी करनी है। तो आप लोग तो इसी में लगे रहोगे पूरे महीने, यार ये 9,000 रुपए कहां से आएंगे, 10,000 रुपए आप लोग खर्चाएं, तभी तो आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप लोग तो इसी में रहेंगे चक्कर में, किसी तरीके से यार ये जुगाड़ हो जाए। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर इंसान को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी तो वो सही तरीके से कहां पर फोकस करना है उसको पता रहेगा, ठीक है। वो दूसरी चीजों पर फोकस कर पाएगा अच्छे से जब उसको भुखमरी से ऊपर उठेगा इंसान। अगर बात करें इनइक्वालिटी खत्म होगी यहां पर, क्योंकि लोगों के पास में रहना, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है और तो क्या देखा जाए। तो इसके चलते सोसाइटी में काफी लार्ज स्केल पर फायदा होगा, ठीक है। तो ओल्ड एज में भी केयर मिल पाएगी अच्छे से यहाँ पर। लेकिन इससे दिक्कत भी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे निठल्ले टाइप के, उनको लगेगा यार पैसा तो मिल ही रहा है, अब कमाने की कोई जरूरत ही नहीं, जिंदगी बल्ले बल्ले कटेगी। वो उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी और उल्टी सीधी उन सब चीजों में, ठीक है। इसके चलते जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते थे, यहाँ थोड़ा खर्चा निकाल लेते हैं, वो करना बंद कर देंगे। इसके चलते जो कॉस्ट बढ़ जाएगा, खासकर हायर टैक्स लेना पड़ेगा। तो इसके चलते हाई इनकम वाले जो लोग हैं वो एक तरीके से मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनके ऊपर रोड टैक्स लगा दिया तो वो बोलेंगे यार मेहनत कर रहे हैं हम लोग, मजा ले रहा है कोई और। तो एक तरीके से ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। तो इसके चलते जो यहां पर एक तरीके से जो वेलफेयर सपोर्ट है, यहां पर ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल जो मैंने बोला ना अभी, यहां पर वो हरकतें देखने को मिल सकती है, तो वो भी यहां पर आप लोगों के सामने आ सकती है। तो हर एक चीज के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो बैलेंस कैसे बनाना है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है एक, जो है आप लोगों से मैं सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को सुनकर मजा आएगा उस आर्टिकल को जब देखेंगे। तो अभी यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बातें बोली जा रही है, आप लोगों को क्या लगता है सुनने के बाद में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में, इंटरव्यू भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप करो क्या आंसर देंगे, ठीक है। तो अगर परमानेंटली इसको नहीं लगाना है तो कम से कम जब तक गरीबी रेखा के जो नीचे के लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, कम से कम उनके लिए कुछ करिए। यहां पर आईएमएफ खुद बोलता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है कि अगर आप लोग सबको यहां पर जो लोअर इनकम है, इनके जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, अगर उनको आप लोग फूड, फ्यूल और कैश ट्रांसफर कर देते हैं, खाना, उनको ईंधन और एक तरीके से कुछ पैसा दे देते हैं, तो ये जीडीपी का ओनली 1.2% खर्च करेगा। आप लोग बोल रहे हैं 13% खर्च कर दिया, तो यहां पर फिर भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया इसके कंपेयर में, फिर भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। आईएमएफ तो बोल रहा है ओनली 1.2% जीडीपी का खर्च कर लो। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि सेकंड वेव की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, और घर में जब अकेला कोई कमाने वाला चला जाता है तो फिर किस तरीके की कंडीशन बनेगी वो समझने वाली बात होगी। तो अर्जेंटली रिक्वायर है उनको आज के डेट में डायरेक्ट बेनिफिट की, उनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, वरना भूखे मर जाएंगे लोग इससे ज्यादा। तो सॉल्यूशन जो है, कंपनसेशन जो है, होम मिनिस्ट्री कह रही है नैरो कंपनसेशन, नैरो एक तरीका सॉल्यूशन है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर तो वही होगा ना, आप लोग बोले सामने वाले को रोटी की जरूरत है, उसको रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। आप लोग बोले यार तुझे रोटी पानी देकर मैं क्या करूंगा, अभी ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा हूं, दवाई बना लूं पहले में। तो दवाई तो बननी है, वो जरूरी है, पर लेकिन पहले अर्जेंटली तो रिक्वायरमेंट यहां पर है, इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आ रही है अभी गवर्नमेंट को, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया। क्योंकि कमाने वाला अगर घर में मर गया और उसके ऊपर 5 आदमी और डिपेंडेंट थे तो कैसे काम चलेगा। बच्चे ये एक तरीके से अनाथ हो गए, वाइफ जो है विधवा हो गई है, वो होम मेकर थी, अब घर में माँ बाप भी है, तो कैसे काम चलेगा उन घर वालों का पूरा, वो तो सारे निपट जाएंगे एक तरीके से। तो उसको देखकर देखना पड़ेगा। इंडिया में पेंशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बैंक डिपॉजिट काफी लो होता जा रहा है। इसी के साथ में ऑफिशियल पॉलिसी जो है वो खुद बोल रही है कि अपना बचाओ अपने आप करो, यानी कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा कर ले। तो ये बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें सोचने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हेजिटेट नहीं होना चाहिए, टैक्स बास्केट को बढ़ाने के लिए एक तरीके से रिव्यू करना चाहिए। अगर कोई वेल्थिएस्ट जो बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, अगर देश के 100 सबसे ज्यादा अमीर आदमी को भी पकड़ ले जाए ना, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स लगा दीजिए तो बहुत सारी जनता को फायदा तो उसी से हो जाएगा। तो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन किए भी जा रहे हैं
दूसरे एरिया में, तो यहां पर क्यों नहीं कर सकते? तो ये यहां पर बातें बोली गई है। तो यहां पर इस तरीके से जनता को बोलना और फिर यहां पर ये बोलना कि नहीं इस पर खर्च कर रहे हैं, तो इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया। और अभी आगे भी कई सारे आर्टिकल इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिक्कत जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है देश के अंदर, क्योंकि अक्टूबर के अंदर ये बोला गया कि थर्ड वेव भी आ सकती है। तो इस तरीके से सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इसी के बारे में यहां पर ये था आर्टिकल, ठीक है। अभी यहां पर बात करते हैं ये क्या बात बोली जा रही है। अभी यहां पर इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को बात बताई, अभी इसी के चलते यहां पर ये बात बोली गई कि आप लोग इसको सोल्यूशन निकालो, और इसके चलते यहां पर ये सिचुएशन निकल कर आई। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर ये पुलिस जो होती है नॉर्मली जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अभी बोला गया कि कांस्टेबल के द्वारा एक जो माइनर एक बच्चा था, उसका 12 साल का बच्चा था, वो मास्क नहीं लगा रखा था, उसका हाथ तोड़ दिया, ठीक है। और जब हाथ तोड़ दिया, पता चला कि वो फंसने वाले हैं, तो फिर क्या किया गया, पुलिस के द्वारा बोला गया कि यहां पर ये जो है उल्टे सीधे काम कर रहा था, यानी कि उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए, जबकि उसका बाप बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब अपने आप को बचाने के लिए हरकतें कर रहे हैं कि ये तो शराब बेच रहा है, ये तो ड्रग बेच रहा है, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए। तो ये ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इवन उसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज नहीं की गई। तो इसी के चलते फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में बात की गई कि ये बनाई जाएगी, और देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। यानी कि नॉर्मली जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं तब ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है, आप लोगों ने देखा होगा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हमारे देश में देखने को मिलती है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है कई बार। तो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों के टाइम पर जो पुलिस हुआ करती है ना, उससे लोग डरा करते थे। आज की डेट में जनता की सेवा के लिए है, जिसको नॉर्मली सिविल सर्वेंट बोला गया, तो वो जनता की सेवा के लिए होती है, तो उसको उस तरीके से सेवा करनी चाहिए। पर लेकिन फंडा आप लोगों को कुछ और ही देखने को मिलेगा। चलिए जो भी है देखते हैं अब सोल्यूशन क्या निकल के आता है। ये तोड़ा गया या वास्तव में 12 साल का बच्चा ये बेच रहा था, ये क्या चीज है, आप क्या बोलो यार इसमें, बस मतलब हद हो जाती है। आगे बात करें यहाँ पर 82 जो लाख शॉट हमारी कंट्री में दी गई, काफी अच्छा है। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो बेसिकली दवाई प्रोवाइड कराई गई, काफी लार्ज स्केल पर प्रोवाइड कराई गई, तो ये यहाँ पर बात बोली जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री में दवाइयां जो है वो अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आने वाले टाइम में इससे काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा ग्राउंड लेवल पर, जिससे कि लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। अगर दवाइयां अच्छे से प्रोवाइड करा पाएंगे तो जो थर्ड वेव के बारे में बात की जा रही है वो हम लोग रोक पाएंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर वे में सबको सबके डोज मिलने चाहिए। खासकर अगर पेरेंट्स को आप लोगों को अब तक डोज नहीं मिले हैं, तो उनको जरूर कोशिश कीजिए सबसे पहले उनको डोज आप लोग दे दीजिए, ताकि एक तरीके से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे। वरना आप लोगों ने अभी देखा होगा जैसे भुवन बाम यूट्यूबर है ना इंडिया में काफी बड़ा, उसके बंदे के दोनों जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ होगी। समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा होगा। अभी मिल्खा सिंह जी देखिए 4-5 दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई, उसके बाद में उनकी भी डेथ हो गई। तो ये काफी एक जिसकी जिंदगी पे से चीजें ये नहीं है, जिसकी जिंदगी में चीजें गुजर रही हैं उसको समझ में आ रहा है कोरोना क्या है। बाकी आदि बहुत सारे लोग आज की डेट में भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी आज के डेट में। अब भी अगर चीजें इस तरीके से लेते रहे तो फिर आगे जो है जो माहौल है वो और ज्यादा खराब होने वाला है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर अगर आप लोगों को लगे कि हाँ चीजें सही है तो उसको जरूर कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर खासकर इसी के चलते जो सिसोदिया साहब है उनके द्वारा बोला गया कि जिस तरीके से सेंटर जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इनोकुलेशन होता है टीका लगाना, तो टीका लगाने की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 15 से 16 महीने लेगा अगर दिल्ली के अंदर हम लोग को टीका लगाना है। नॉर्मली ये बोला जा रहा है जल्दी सबको टीका लग जाएगा, तो सेंटर को लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। यानी कि जितना लोगों की डेथ हो रही है उतना बताइए, जितना आप लोगों के पास में दवाई है उतना बताइए, जितना लोग बीमार हो रहे हैं उतना बताइए। डेटा छुपाने से क्या होगा यहाँ पर, इससे तो और ज्यादा लोग को मिसगाइड किया जा रहा है एक तरीके से। अगर डेटा छिपा रहे लोगों को लगेगा माहौल बड़ा अच्छा है यार, चलो कोई नहीं कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, फिर वो अपना मजे में घूमना स्टार्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर और ज्यादा लार्ज की स्केल पर केस बढ़ेंगे। उनको बताइए तो ग्रेविटी क्या है, तो यही चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉर्मली ये चीज फैमिली में भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। नॉर्मली क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो घर में फादर होते हैं ना, फादर होते हैं नॉर्मली, या फिर मेनली फादर ही करते हैं काम, या फिर मदर, वो क्या करती हैं बच्चों के ऊपर इंपैक्ट नहीं आने देते किसी भी चीज का, ठीक है, कि बच्चों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। घर में कोई भी दिक्कत हो रही है बच्चों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। चलिए उस टाइम पर नया बताएं कि हाँ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, पर लेकिन बाद में बच्चों को जरूर बताइए दिक्कत, क्योंकि आगे चलकर उसकी भी लाइफ में आएगी। कहां तक प्रोटेक्ट करोगे, अगर ऐसे प्रोटेक्ट करोगे जिस दिन लाइफ आ जाएगी वो टूट जाएगा, लाइफ में उसको कोई दिक्कत आएगी। अभी तो आप लोग सेव कर रहे हो, पर लेकिन अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनी है कि लोग हॉस्टल में जाकर रह रहे हैं, या फिर जैसे कि भुवन बाम वाली बात मैंने बताई, भी माता पिता की डेथ हो गई, तो उस टाइम पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा वो बच्चा अगर आप लोग उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो बच्चे को इस तरीके से रखना है ताकि बच्चा जो है उनको पता होना चाहिए कि ये दिक्कतें होती है सोसाइटी में, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है उसके लिए बात करनी चाहिए उनसे, तो छुपानी नहीं चाहिए। तो छुपाना इज नॉट द सॉल्यूशन। तो यहां पर ये चीजें बोली जा रही है, ठीक है। अभी यहां पर देखने को मिली जो अभी फेसबुक FIR देखने को मिल रही है फेसबुक पर, अगर कोई उल्टी सीधी पोस्ट कर रहा है। अभी फिलहाल फेसबुक के बारे में, ट्विटर के बारे में कई सारी ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है, ये बोल रहे होंगे फेसबुक और ट्विटर भी यार निकलना पड़ेगा यहाँ से। अभी 2 और न्यूज है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग।
पुलिस सेंड नोटिस कर दिया ट्विटर को सेंड। अभी यहाँ पर व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ काम चल ही रहा है, तो इनके गले में फंदे डल गए हैं फिलहाल आके। तो देखते हैं कैसी चीजें। वैसे आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, आप लोगों से कुछ भी फेसबुक वगैरह पे अगर पोस्ट करना है, कहीं पर भी ट्विटर वगैरह पे, तो चीजें अच्छी पोस्ट कीजिए ताकि सोसाइटी में इंप्रूव करने की कोशिश करें। गलत चीजें पोस्ट करेंगे तो आप लोग फंस भी सकते हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा अपनी वीडियो जो है वो टैग की गई हैं, तो मुझे कई सारे के द्वारा फेसबुक पर टेस्ट, वो उस पर ट्विटर पर टेस्ट टैग किए गए हैं, कई के द्वारा मेल पर सेंड किए गए हैं। आप लोग क्या लगता है उन सबको मर्ज कर एक वीडियो बना दो आप लोगों के लिए कि हाँ बहुत सारे बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है यार, कई सारे तो एथलीट हैं यार हमारे ग्रुप में, मतलब मैं देखकर सरप्राइज था। ऐसी भी वीडियो है इसमें, तो मुझे अच्छा लगा। उनको मर्ज करके डाला जाए तो बताइए आप लोगों को कैसा लगता है। अगर डालूंगा तो उसको वीर तालियान वाले चैनल पे डाल दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये तो एजुकेशनल चैनल है, थोड़ा वैसे लगने लगता है और, तो वीर तालियान वाले पे डाल दूंगा उसको। तो अगर लगेगा बताइए, अगर आप लोगों को लगता है कि मर्ज कर डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेप किए गए योगा में, आप लोग सीख भी सकते हैं उनसे, काफी अच्छे से उन्होंने योगा करके दिखाया। और एक तो ऐसे बच्चे हैं मतलब कि आप लोग देखकर उनके कर्तव्य हैरान हो जाओगे, इस तरीके के भी हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, चलिए बताइएगा अगर आप लोगों को लगता है तो कर दूंगा, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कई सारी और चीजें, यहाँ पर हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा भी योगा को एंजॉय किया गया। आप लोगों ने किस तरीके से योगा को एंजॉय किया आप लोग बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है, ये वाली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो काम सेंटर को करना चाहिए था वो काम स्टेट कर रहा है। स्टेट के अंदर में, स्टेट के अंदर में भी तमिलनाडु के अंदर में क्या किया गया, जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे रघुराम राजन साहब हो गए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर नोबेल जो ल्योरेट हो गए यहाँ पर एस्थर द्योफ्लो, जिनको अभी यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, किस तरीके से गरीबी को मिटाना है, किस तरीके से भुखमरी को मिटाना है, इसके ऊपर काम किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को बताएं। इसी के साथ में कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे कि यहाँ पर बात करें अरविंद सुब्रमण्यम साहब हो गए, ठीक है, जीन ड्रेजी हो गए, जो कि शानदार आर्टिकल भी लिखते हैं द हिंदू के अंदर। तो इन पर्सनैलिटी को मिलाकर एक पैनल बनाने की बात की जा रही है, और ये बोला जा रहा है कि जो आज के दिन में प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे टैकल करना है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत शानदार स्टेप उठाए गए यहाँ पर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके साथ बात कर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप लोग ये सोचिए एक एरिया में एक इंसान को नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो वो क्या क्या सॉल्यूशन उस एरिया के बारे में बता सकता है, वो उस फील्ड का महारथी है, उसने ऐसी ऐसी चीजें खोज रखी है उसके बारे में, तो उनके ज्ञान का क्यों ना फायदा उठाया जाए, ठीक है। एक इंसान ये है जो आप लोगों को, मतलब आप लोगों को एक इंसान ये है कि जो आप लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा है काफी अच्छी, वो आप लोगों से काफी ज्यादा जानता है, तो क्यों ना उसके ज्ञान का फायदा उठाया जाए। नहीं हम तो अपना आप ही ले लेंगे, ज्ञान अर्जित कर लेंगे, अपने आप भी लो, सीखते रहना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। पर आप लोगों को लगता है कि किसी इंसान ने बल्ब बना दिया पूरा अपनी जिंदगी लगाकर, आप लोग नहीं हम तो बल्ब अपने आप बनाएंगे, ये थोड़ा तरीका होता है। अरे कुछ और बना लो यार, अच्छी चीज बना लो। अब चल के एलईडी आ गई, कोई एलईडी की मेलईडी बना लो या डीलूडी बना लो, जो भी सुटेबल लगे, मतलब एक तरीके से डीलईडी, कुछ ऐसी चीजें मतलब एक तरीके से जो अच्छी और प्रोडक्टिव हो, यानी कि एक और एडवांस वर्जन हो, उस पर काम किया जाए। तो वो वाली चीजें तो जो यहां पर ये है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज बोल सकते हैं आप लोग। 2022 तक हमारी कंट्री में LHLUH, ठीक है, तो LUH होता है बेसिकली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, तो ये यूज करने की बात की जा रही है, जो कि चीता और जो चेतक है, चीता और चेतक दोनों बूढ़े हो गए हैं, उनको रिप्लेस कर हमारी कंट्री में अब ये आने वाला है, तो काफी ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो किसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये थोड़ा आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी सीबीएसई के द्वारा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई। सीबीएसई बोल रहा है कि अगर किसी को लगता है कि हाँ जो हम लोगों ने एग्जाम का जो पैटर्न बैठा है कि जुलाई में डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट असेसमेंट करके, जिसमें 10th 11th और 12th का डेटा काउंट किया जाएगा, किसी को लगता है कि सही नहीं है, तो यहां पर उसके भी यहां पर ऑप्शन रखा जा रहा है कि ऑप्शनल एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं यहां पर, ये 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, जिसको लगता है कि हम लोगों ने असेसमेंट ढंग से नहीं किया है। तो ये भी एक है, एक तरीका है। तो इसमें हो सकता है कि ऐसा भी कुछ अगर देखने को मिलता है, तो एक ऑल्टरनेटिव है कि जिसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो वो वाली बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। बाकी आग के जो केसेस हैं और ज्यादा अभी का सामने निकल कर आ रहा है, हॉस्पिटल में आग, बिल्डिंग में आग, तो यहां पर ये एक आग का केस निकल कर दिल्ली में है, तो ये कवर किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है। इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बात की जा रही है। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है यहाँ पर ये रिपेयर की जा रही थी बेसिकली, तो ये बोला गया कि रिकॉर्ड टाइम में इसको रिपेयर कर लिया गया जिस टाइम पर इसको बोला गया था। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली हरिके बैराज है यहाँ पर, ये निकल कर आती है पंजाब से। पंजाब में जो सतलज रिवर है और ब्यास रिवर है, तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कौन सी दो रिवर से निकल कर आती है कैनाल, तो सतलज और जो ब्यास रिवर जहां पर मिलती है आकर इस बैराज के पास में, तो यहां से ये इंदिरा गांधी कैनाल निकल कर आती है, और हमारी कंट्री की सबसे बड़ी कैनाल है यहाँ पर ये, ठीक है, जिसको नहर आप लोग बोल देते हैं नॉर्मली। तो ये राजस्थान वाले एरिया में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम करेगी, जिसके चलते जहां पर पानी ढंग से नहीं पहुंचता है वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। तो कोविड-19 के चलते इसका जो रिपेयर का काम था वो दिक्कत में चल रहा था, पर लेकिन अब जैसे जैसे आप लोगों को पता है गर्मी आगे बढ़ रही है, चीजें वो सब चीजें, तो उसके चलते उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं।
आगे बात करें तो हमारी जो आर्मी है उनके द्वारा भी यहाँ पर देखिए योगा शानदार तरीके से परफॉर्म किया गया। तो आईटीबीपी के जवान के द्वारा ये है यहाँ पर पेंगोंग शो लेक जो कि लद्दाख के अंदर में है। तो इंटरनेशनल योगा डे पर यहाँ पर भी जो है सेलिब्रेशन देखने को मिला। ओके, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे चले, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक डिफरेंट न्यूज मुझे लगी काफी ज्यादा। यहां पर ये बोला गया कि जो गंगा के अंदर जो बॉडी बहाई जा रही है कोविड-19 की, उससे यह है कि गंगा प्रदूषित नहीं हो रही है। मतलब कि मरे हुए इंसान को उसकी डेथ हो गई है और उसको गंगा में बहा जा रहा है और बोले कि उससे पानी प्रदूषित नहीं होगा। आप लोग ये सोचिए, बहुत सारे लोग इस पानी को पीते भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें नहाते भी होंगे, क्या उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? तो ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा, एक अजीब सा मुझे स्टेटमेंट लगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। ये देख रहे हैं यहाँ पर कि डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है वाटर के अंदर। यार बॉडी डालने से डिजोल्व ऑक्सीजन हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो, पर उसमें इंपैक्ट ना पड़े, पर लेकिन वो तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। पता चला उसको कोई और स्किन की डिजीज है, कोई और बीमारी है उस इंसान को जिसके डेथ हुई है। मतलब उसमें ये तो ये बोला जा रहा है कि कोई नहीं, आप लोग जो डेड बॉडी है उनको बहा लो गंगा के अंदर में। तो ये सोल्यूशन है या फिर क्या बोलने की कोशिश की जा रही है? तो ये समझिए, अमरनाथ की जो यात्रा है वो अब की बार नहीं होगी। तो ये है यहाँ पर कंडीशन कोविड-19 के चलते बोला गया। बाकी यहां पर बात की जा रही है अब्राहिम राइसी, नए अभी प्रेसिडेंट बनकर आए हैं ईरान के। तो इनके द्वारा साफ साफ बोल दिया गया कि जो बाइडेन से ये बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अभी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक इनको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लगेगा कि हाँ ईरान न्यूक्लियर डील का कोई सॉल्यूशन है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये नहीं कि बच्चों को लॉलीपॉप देते रहते हैं, हाँ बच्चा ठीक है बेटा चुप हो जाओ मैं काम कर लेता हूं उसको, इस तरीके से, ठीक है, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉपर एक सिस्टम यहां पर आना चाहिए अगर ढंग से चीजों को लेकर चलना है। तो ये एक काफी बड़ी बात है, मैंने बोला भी था कि हार्ड लाइनर है काफी ज्यादा, और ये एक तरीके से सुप्रीम लीडर है आज के डेट में ईरान के। आज के डेट में रिलीजियस के पॉइंट ऑफ से जुडिशरी के हेड ये थे और भी काफी कुछ, यानी कि आज की डेट में इनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तो अगर अब फिलहाल जाकर यहां पर यूएस से ढंग से बात नहीं करते हैं तो एक काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जो ईरान न्यूक्लियर डील थी यहां पर, तो उसको किस तरीके से लेकर चला जाना है, तो इसके बारे में भी यहां पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बात की जा रही है टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक होने वाला है उसके बारे में। यहां पर 10,000 के करीब जो फैन है उनको अलाउ किया जाएगा, लिमिटेड रखा जाएगा यहां पर, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो है यहां पर ये 2020 में होने वाला था, अभी 2021 में हो रहा है टोक्यो जापान के अंदर में। तो इसके चलते कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए चीजें यहां पर बेसिकली लाई जा रही हैं ताकि गेम भी हो जाए और सिचुएशन को नॉर्मल भी किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर निकोल साहब जो है ये अर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है अर्मीनिया कहां पर है, ये एशिया में है, यूरोप में है या फिर अफ्रीका में है? चलिए बताइए, देखता हूं मैप में, मतलब एक तरीके से मैप में जाकर देखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में थी ये कुछ बातें। आइए अब यहां पर हम लोग नजर डालेंगे आज के जो है बेसिकली एडिटोरियल के ऊपर। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया जो कि बेसिकली इनकम के बारे में था, अब और एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर जो पहले वाला जो एडिटोरियल है जिसमें अभी यहां पर हम लोगों ने बात की कि पैसा देने की बात की जा रही है, और ये बेसिकली गरीबी जो रेखा के नीचे के लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यही बात बोली गई कि अगर गरीबों को आप लोग कंपनसेशन नहीं देंगे तो किस तरीके से उनका काम चलेगा। लोगों के पास में घर तक नहीं है, उनके घर भी जर्जर खस्ता हालत हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे में कैसे आप लोग चीजों को नॉर्मल कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है वो काफी लार्ज स्केल पर बोला जा रहा है कि लगभग अगर एस्टिमेशन भी अगर आज के डेट में लगा के चला जाए तो लगभग माना जाता है कि 700 से 800 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो वो कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे, तो इसके बारे में आप लोग कैसे चीजों को टैकल करोगे, तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने देखी अभी इसके बारे में। अब जो काफी प्यारा जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है यहां पर अगर बात करेंगे, एक तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ बातें की गई, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा यहां पर ईरान के बारे में बात की जा रही है, तो एक ओवरव्यू ले लेंगे। हाँ, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अब जो ये प्रेसिडेंट जो अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट बनकर आए वो क्या क्या करेंगे, तो उससे करने के बाद में पता चलेगा। हम लोग ये तो वही बात होगी, बजट आने वाला है, पहले बता रहे हैं कि बजट में क्या क्या आ सकता है। रुक जाओ थोड़ा सा, बजट अपना भी बता देगा क्या क्या आ गया। तो वही कुछ बातें जान लेंगे, फिर भी एक ओवरव्यू सा ले लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर बेसिकली मेडिसिन की पॉलिसी के बारे में ये कमेंट किया जा रहा है, तो डे बाय डे की चीजें रहती हैं। ये आर्टिकल बहुत शानदार आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। फेडरल सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो ज्यादा कमा रहे हैं वो दूसरे राज्य के पास में जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए। तो बड़ा ही प्यारा सोल्यूशन लगा मुझे पर्सनली, आप लोगों को बताइएगा आप लोग कैसा लगेगा जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये भी काफी प्यारा आर्टिकल है, सुसाइड के बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में हमारी कंट्री में इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन जो यहां पर 309 है उसके बारे में बात की जा रही है। तो 2-3 केस भी हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। यहां पर दवाइयां किसको प्रोवाइड कराई जा रही है और क्या क्या चल रहा है, डोज कहां पर जा रहे हैं, वो है यहां पर ये। और कार्टून मैंने अभी आप लोगों को दिखाई दिया, जो ये वाला कार्टून था यहां पर, तो ये वाला कार्टून है, ठीक है।
अब आर्टिकल के अंदर चलते हैं। आर्टिकल के अंदर चलेंगे, सबसे पहले जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा फेडरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फेडरल सिस्टम को बोलते हैं संघवाद का ढांचा। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच एक बैलेंस बना रहना चाहिए अगर उसको आगे लेकर चलना है। जैसे हमारी कंट्री में 28 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन की टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी है 8 यूनियन टेरिटरी है, तो यहां पर यूनियन की टेरिटरी है तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आ गई। पर स्टेट जो है 28, वो प्रॉपर वे में एक बैलेंस होना चाहिए। यहां पर ये किसके साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, तभी एक फेडरेशन यहां पर चल पाता है। पर लेकिन इसमें यहां पर अगर आप लोगों से डिफरेंस पूछ रहे हैं, यहां पर एक तो यूनिटरी स्ट्रक्चर होती है फेडरेशन के अंदर, ठीक है, एक फेडरल जो स्ट्रक्चर नॉर्मली बोलते हैं, और एक होता है यहां पर कॉन्फेडरेशन, ठीक है, तो कॉन्फेडरेट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो जो यूनिटरी होती है, जैसे ब्रिटेन के अंदर में जो राज्य नाम की कोई ज्यादा चीज होती नहीं है, सारा काम बेसिकली हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा पावर होती है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे आज के डेट में हम लोग बात करिए तो यहां पर जैसे इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, यूएसए को भी फेडरल बोला जाता है, पर लेकिन ये कॉन्फेडरेट फेडरल है, यानी कि यहां पर कई सारे राज्य मिलकर एक साथ में आ गए, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको समझिए, नेशनल गवर्नमेंट जब है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल उसके कंट्रोल में रहे, तो ये यूनिटरी सिस्टम हो गया। फेडरल सिस्टम देखिए यहां पर, ये यहां पर क्या होगा, नेशनल गवर्नमेंट अपना काम करे, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करे, जैसे सीएम हो गए यहां पर और यहां पर पीएम हो गए यहां पर, तो दोनों अपना प्रॉपर लेके चले, तो ये डिवीजन ऑफ पावर होता है। यहां पर सेंटर के हाथ में सारी पावर होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि स्टेट मिलकर आगे एक साथ में इकट्ठा होकर उन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली, कंट्री बना ली, ठीक है। तो यहां पर डिसेंट्रलाइज पावर जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी कि एक तरीके से स्टेट के हाथ में पावर होती है। स्टेट की अलग से आप लोगों को सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, अगर यूएसए के अंदर सिटीजनशिप लेते हैं, सेंटर की अलग से लेनी पड़ेगी, तो ये सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। तो अभी बताया क्या गया, अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों को जानेंगे। अभी यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये आर्टिकल सुनकर मजा आ जाएगा आप लोगों का। बात की जा रही है आज की डेट में हमारी कंट्री में, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो एक यूनिटी बनाकर हमारी कंट्री में हम लोग आजाद हुए। आजाद होने के बाद में कई सारे राज्य ऐसे थे, जैसे त्रावणकोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जोधपुर, भोपाल और इसी के साथ में जूनागढ़, इनके द्वारा अपना सेपरेट कंट्री बनाने की बात की गई थी। यानी कि जो 500 से ज्यादा राजा रजवाड़े मिलाकर एक देश हम लोगों ने बनाया, उसमें अलग अलग राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कई सारे अपने राज्य। अगर बात करें 1947 में कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा भी यहां पर हरकतें की गई, तो उसके चलते इन्वेड किया गया वहां पर, तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। गोवा पुर्तगीज के अंदर था, फिर यहां पर इसको अपने में मिलाया गया, तो जैसे तैसे मिलकर हम लोगों ने अपना देश बनाया। पर अच्छी बात यहां पर यह कि एक संविधान को इसको इस तरीके से बांध लिया गया संविधान के अंदर इसको, कि सारी चीजें अब नॉर्मल चल रही है। तो एक तरीके से अगर आप लोग आज के में बात करिए, हमारी कंट्री में जो आज का सिस्टम हम लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट का, वो यूएसए के जैसा नहीं है। यूएसए में क्या किया गया, राज्य जो है अपनी मर्जी से आए और उनके द्वारा आकर एक कंट्री बना ली गई, तो उसके तरीके से, तो वहां पर एक तरीके से एक राज्य आकर इकट्ठा होकर एक कंट्री बनाई है। हमारी कंट्री में क्या हुआ, राज्यों को पकड़ पकड़ कर लाया गया और तब एक कंट्री बनाई है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो इंसान ऐसा है कि वो अपनी मर्जी से किताबें पढ़ रहा है बैठकर, हाँ भैया किताबें पढ़ने मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूं स्टडी को। एक है कि जबरदस्ती उससे पढ़ाई कराई जा रही है, कि जबरदस्ती वाला जो पढ़ाई कराई जा रही है तो उसको बांध कर रखना पड़ेगा, जैसे इधर उधर होंगे तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। तो वो बातें हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी कंट्री में जो यहां पर इकट्ठा किया गया, हालांकि संविधान ने ऐसा बांध दिया कि कोई इधर उधर नहीं जाएगा, तो ये कंडीशन आप लोगों को अपनी कंट्री के फेडरल सिस्टम में देखने को मिलेगी। इसेंशियल जो डिफरेंस है यहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोर ऑथोरिटी है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर इमरजेंसी लगा दी गई, जैसे 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है कई बार हमारी कंट्री में, तो सेंटर ज्यादा ताकतवर है अगर देखा जाए। जैसे 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे संविधान के अंदर, तो आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलेगी, सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में यहां पर स्टेट लॉ बनाएगा, पर लेकिन हाँ अगर स्टेट कई सारे बोल दे तो सेंटर हेल्प कर सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में तो अगर सेंटर ने पहले लॉ बना दिया तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो यानी कि सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है। अगर यहां पर भी आप लोग देखें तो एक सेंटर ज्यादा पावरफुल है हमारे देश में, और ये आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आए ना इसके बारे में, तो आप लोगों से आए क्या, आ भी चुका है पहले भी, तो इसको पॉइंट को आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी यहां पर बात की जा रही है कि स्टेट जो है वो डायरेक्ट कलेक्ट करे अगर टैक्स, यानी कि अगर हमारी कंट्री में जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स कलेक्ट करने लगे तो कैसा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने यहां पर जितने लोग जॉब कर रहे हैं वही इनकम टैक्स कलेक्ट करे और अपना यूज करे पैसे को, तो ये तरीका कैसा रहेगा, तो वो उनको पता भी रहेगा कितना पैसा तुम्हारे पास में ढंग से आना है, अपनी मेहनत का पैसा और कितना खर्च करना है वो रहेगा। डायरेक्ट टैक्स जो है यहां पर आज के में, इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो है, ये सारा किसके पास में जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है हमारे देश में, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट को। तो ये काफी बड़ी दिक्कत यहां पर बोली गई है। यूएसए के अंदर यहां पर जो फेडरल और जो स्टेट है यहां पर गवर्नमेंट वो कलेक्ट करते हैं अपना अपना टैक्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन जो टैक्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर ज्यादा टैक्स जो है वो स्टेट के पास में रहता है। स्विट्जरलैंड के अंदर और कई सारी कंट्री और यही पैटर्न फॉलो कर रही है जो कि अच्छे से लेकर चल रही चीजों को, पर इंडिया के अंदर क्या है, सारा पैसा जो है वो एंटायरली जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर
सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन को बनाएगी, जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन थे ना, चेयरमैन कौन थे उसके बताइए जरा, याद नहीं होगा अभी ना तो मुर्गा बनाया जाएगा फिर सबको, ठीक है। यार ये चीजें याद हो जानी चाहिए, इतनी बार बता चुका हूं, फिर ना वो लगने लगता है मैंने कहा किस तरीके से लेक्चर सुन रहे हो। छोटी छोटी चीजें कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ठीक है। जरा सी देर में स्टेटमेंट भी क्वेश्चन देंगे, उसमें बोल देंगे किसी और का नाम दे देंगे उसकी जगह, तो ये न्यूज में रहता है तो थोड़ा याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके बारे में बात करें तो देखिए हमारी कंट्री में बोला गया था कि 42% हमारी कंट्री में जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट वो देगा स्टेट गवर्नमेंट को, और ये 42% जो है ये जाएगा यूज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके चलते अपने आप से खर्चा कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले टैक्स इकट्ठा करेगा फिर राज्य को देगा, तो क्या होगा राज्य की डिपेंडेंसी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और अब तो 1% कम कर दिया है, 1% कहां गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 1% चला गया यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के पास में, क्यों, क्योंकि नई यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो इसलिए उसके लिए अलग से जो 1% यहां पर निकालकर जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया। अब 41% यहां पर शेयर जो है वो स्टेट के पास में जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि डिपेंडेंट होना पड़ गया स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल के ऊपर, उसी से पैसा आएगा तो ही वो यूज कर पाएंगे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऊपर से सेस लगा रही है। सेस क्या होता है, ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि अगर आज के डेट में इनकम टैक्स आप लोग 100 रुपए पे कर रहे हैं, उस पर 2 रुपए का टैक्स लगा दिया इन्होंने, क्या, सेस लगा दिया, तो ये पैसा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अब यहां पर 102 रुपए, तो 102 रुपए यहां पर 100 रुपए जो आप लोगों ने पे किए, ये 100 रुपए तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। मान लीजिए 100 रुपए में से 41 रुपए तो सेंटर के पास में चले गए, पर ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेस लगाया, वो यहां पर स्टेट के पास में नहीं जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो सेस से इकट्ठा कर रही है। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है। तो इसीलिए तो बोला गया था, जो पहला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, कि जब आप लोग पैसा खर्च कर ही रहे हो पार्लियामेंट बनाने में और भी अलग अलग से, तो क्यों ना आप लोग 1-1.5% सेस लगाकर उसके लिए लोगों को अफोर्डेबल स्कीम प्रोवाइड करा दें, तो ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो उसके चलते सोल्यूशन दिया गया। यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट जो है ओनली 15% अपना जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि सब अपना अपना पैसा अपने आप इकट्ठा करते हैं। तो इसके चलते यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में क्या है, मैक्सिमम जो राज्य है यहां पर वो 26% जो है वो टोटल रेवेन्यू जो है ऑल इंडिया लेवल जो है स्टेट यहां गए 26% जो टोटल रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। यानी कि अगर 100 रुपए हैं तो 75 रुपए तो मैक्सिमम उनके पास में खुद से रहते हैं, बाकी 25 रुपए कम से कम आप लोग बोले 25 का 26 रुपए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं। पर लेकिन ये भी ऐसा नहीं है, आधे राज्य ऐसे जिनको 50% तक का रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, यानी कि 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। बाकी वो कहां से लेते हैं, जैसे शराब के ऊपर टैक्स लगा दिया, इसलिए तो शराब के ऊपर दबाकर टैक्स लगाया, कोविड-19 में सबसे पहले शराब चलाई, ठीक है। प्रॉपर्टी के ऊपर, रोड टैक्स के ऊपर, व्हीकल के ऊपर, और आज के दिन तो क्रूड ऑयल आप लोग देखते हैं, जैसे कि कच्चा तेल आ गया, डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग से टैक्स लगाते हैं, तो वहां से पैसा इकट्ठा होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट आदि ऐसी है जहां लगभग 50% तक यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, तो उनसे पैसा उनको लेना पड़ता है। तो मोर इकोनॉमिक पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है, तो ये पैसा जो है उनको उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जाकर अपना जो है प्लेट फैलानी पड़ती है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है अच्छा देखते हैं क्या क्या तुमको देना है। तो इसीलिए सोचने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है कि क्या ये सही तरीका है, तो इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है क्या। अभी आज के दिन में बात करें, अगर महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक हमारी कंट्री में अगर इनको इंक्लूड कर ले जाए तो मैक्सिमम टैक्स यहां से निकल कर आता है, और अगर इसमें आप लोग तमिलनाडु और यहां पर गुजरात भी आप लोग इंक्लूड कर लें तो टोटल मिलाकर आप लोग देखिए कि 72% जो टैक्स रेवेन्यू यहां से आता है। हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएंगे। तो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से ओनली 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि 36 में से 5 जो है वो 72% टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं, और बाकी बट किस में रहा है, तो वही बात है, कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, तो बट सब में रहा है। तो इसलिए यहां पर इनको ये लगता है कि यार मेहनत तो कर रहे हैं हम, लोगों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं हम, जो एक तरीके से साउथ इंडिया के राज्य बोलते हैं कि बच्चे जो आज के दिन बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, काफी लार्ज स्केल पर इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोगों ने कंट्रोल कर ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, ऊपर वाले जो राज्य है वो कम नहीं कर रहे हैं, हम मतलब पैसा हम कमा रहे हैं, पैसा उनके पास में जा रहा है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जो है वो टैक्स में 3.12 यहां पर एक तरीके से शेयर देता है, पर लेकिन मिलता कितना है, इसको 17% मिलता है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन को कैसे जिंदा रखना है, तो ये देखने को मिलता है। यानी कि कंट्रीब्यूशन 3% है और खर्च कर रहा है 17% यहां पर पैसा। इसी के साथ में बात की जाती है कि जब बात करें रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स कंसिडरेशन है कि पॉपुलेशन और गरीबी देखी जाएगी। जहां ज्यादा पॉपुलेशन, जहां ज्यादा गरीबी है उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घर में अगर मान लीजिए टोटल मिलाकर 6 मेंबर है, ठीक है, तो 6 मेंबर में से मान लीजिए 2 कमाने वाले हैं, ओके, तो मान लीजिए 2 कमाने वाले, तो बाकी के 4 जो है वो यहां पर उनके ऊपर है, बेसिकली घर उनकी वजह से चल रहा है। पर लेकिन सोचिए घर में एक ही कमाने वाला है, ठीक है, तो अगर एक ही कमाने वाला है तो अब उसी के ऊपर पूरा घर चलेगा, तो कंडीशन ये बन जाती है। तो ये कमाने वाला ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अकेला एंजॉय करूंगा।
यार और भी घर है तो पूरे घर को साथ में लेकर चलना है ना, तो चाहे 2 कमाने वाले 3 कमाने वाले, घर को साथ में लेकर चलना होता है। तो इसलिए यहां पर अलग राज्य कोई कमा नहीं रहा है, कुछ राज्य कमा रहे हैं, तो पूरा देश साथ में चलना है ना, तो वो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है यहां पर हमारी कंट्री में। पर लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें कमी है जो कमा रहे हैं वो तो कमाते रहेंगे, और जो नहीं कमा रहे हैं वो हो सकता है कि काम चोर भी बन जाए। तो अगर ऐसा किया जाए यहां पर कुछ ऐसा कि भाई साहब जो पैसा तुम कमाओगे वो तुम खर्च करोगे, और हम लोग थोड़ा सा अगर आप लोगों को बस इतना दे सकते हैं कि आपकी दिनचर्या चलती रहे, यानी कि भूखा नहीं मरने देंगे घर में किसी मेंबर को, उसको कपड़ा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी। पर हाँ अगर वो बोले अय्यासी करनी है, मुझे घूमना है, मुझे तो आईफोन चाहिए, मुझे तो लैपटॉप चाहिए, मुझे तो कोई और मजा लेना है, ठीक है, अगर वो वाले मजे ले तो वो मत दो उसको। क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मेहनत करे कमाना पड़ता है, और कमाई की जो पैसा है वो कहां से आता है। तो यानी कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, यानी कि उसको मजे दिलाए जा रहे हैं, चलो बेटा गोवा घूम के आओ, ठीक है, गोवा मजे नहीं आ रहे, मुझे तो थाईलैंड जाना है घूमने, ठीक है, तो ये वाली चीजें चलो ठीक है बेटा थाईलैंड घूमो, ये लो पैसा, वो करेगा कभी कुछ जिंदगी में, कभी कुछ नहीं करेगा। तो ये चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली है, यानी कि ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको पैसा जो फ्री में मिल रहा है, तो वो क्यों यहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी, क्यों वो यहां पर अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी। तो इसीलिए तो 100 रुपए जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर सदन जो स्टेट अगर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो अबाउट 51% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ अगर 100 देखिए फॉर एवरी 100 कंट्रीब्यूशन, तो यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अगर 100 रुपए जा रहे हैं, तो इसमें से 51 रुपए जो है वो सदर्न स्टेट दे रहे हैं, यानी कि साउथ इंडिया के जो स्टेट हो गए, तमिलनाडु केरला हो गया, तो यहां से पैसा निकल के आ रहा है। जबकि यहां पर बिहार क्या कर रहा है, उसको लगभग 200% मिल रहा है जितना वो पैसा दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, यानी कि पॉपुलेशन की वजह से यहां पर उनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है, वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा पैसा ज्यादा इकट्ठा किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए पॉपुलेशन का जो रेट है, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनका 0 हो चुका है, जो ग्रोथ, यानी कि नॉर्मल तरीके से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो रही है, वहां पर एक ही बच्चा पैदा किया जा रहा है ज्यादातर लोगों के द्वारा, पर लेकिन सेंट्रल नॉर्थ इंडिया के द्वारा ये अभी बढ़ रहा है। तो इसके चलते ऐसा लग रहा है कि जो साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, यानी कि हमारे ये राज्य जो हैं, ये जो पैसा कमा रहे हैं, ये सब्सिडी दे रहे हैं नॉर्थ राज्य को, यानी कि पैसा हम लोग कमा के तुमको दे रहे हैं, एक तरह से सब्सिडी चल रही है, यानी कि साउथ इंडिया के राज्य जो है वो नॉर्थ इंडिया के राज्य को पाल रहे हैं, ऐसा बोलने की कोशिश यहां पर राइटर के द्वारा की जा रही है। तो ये कितने हद तक सही है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या क्या यहां पर लिया जा सकता है। अभी यहां पर कुछ और बातें भी जा रही है कि 2026 में हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन लाएंगे, और फिर से अपनी पार्लियामेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजेंगे, जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं। अब ये जो सांसद है यहां पर, ये फिर से कहां से ज्यादा चुनकर आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे चुनकर, क्योंकि 80 सीट अकेले उत्तर प्रदेश के पास में, तो पॉपुलेशन तुम्हारी ज्यादा है, तो पावर भी तुम्हारे हाथ में ज्यादा रहेगी। यानी कि पैसा कमा रहे हैं नीचे वाले राज्य, पर लेकिन हमेशा जो पावर रहती है वो रहती है ऊपर वाले राज्य के हाथ में, यानी कि जो पैसा नहीं कमा रहा है उसके हाथ में पावर है। ये वाला आर्टिकल मुझे इसलिए शानदार लगा, बड़ा ही डिफरेंट एंगल दिखाया गया ना, कि यहां पर एक तरीके से पूरी चीजें ढंग से समझाई गई है, यानी कि पैसा कोई और कमा रहा है, पावर किसी और के हाथ में। कभी साउथ इंडिया में आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर देखा है, मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश से निकल कर आए हमारे देश में। आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी जो है रहने वाले गुजरात के हैं, पर यूपी में बनारस से आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब पॉलिटिकल गेम होते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये पॉलिटिकल पावर नॉर्थ के हाथ में रहती है, जबकि यहां पर पैसा साउथ से आ रहा है निकल का। तो इसके चलते सदन राज्य जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ में चल क्या रहा है, पॉलिटिकली हमें कोई मिलता नहीं है, पैसा हमारे पास में रहता नहीं है। एक तरीके से हमारी लैंग्वेज को बार बार ये बोलते हैं हमको भी हिंदी बोलना स्टार्ट कर दो, कमाकर खिला हम पूरे देश को हम रहे हैं, और हम ही को हमारी लैंग्वेज बोलने नहीं दी जा रही है। तो इससे क्या आप लोग चाह रहे हो, तो ये बताना। ये यहां पर साउथ इंडिया के राज्य कई बार ऐसी बातें बोलते पाए जाते हैं। अगर बात की जाए एक प्रॉपर वे में यहां पर आज की डेट में, तो ये देखने को मिलेगा कि जो फ्रेमवर्क है ना, इससे थोड़ा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। राइटर ये बोल रहे हैं कि ये फ्रेमवर्क काम नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम में। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक तरीके से टैक्स की जो पावर है, ग्रेटर इकोनॉमिक जो पावर है वो स्टेट को दे दीजिए आप लोग, ठीक है। डायरेक्टली अपना पैसा कलेक्ट करें। यहाँ पर मान लीजिए इनकम टैक्स जो है राज्य अपने हिसाब से कलेक्ट कर ले, और फिर यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के रिलेशन भी इससे इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिन चीजों में सेंट्रल स्टेट लड़ते रहते हैं, इतना पैसा मिला और ये कर दिया वो कर दिया, उससे ऊपर उठेंगे। जो पुअर गरीब राज्य हैं थोड़े से, जिसको लगता है पैसा मिलना चाहिए, तो थोड़ा बहुत जैसे 15% दे रहे हैं यूएसए में, ऐसा आप लोग भी कुछ कर लो कि ठीक है यार ये वाला टैक्स शेयर कर लेंगे, ज्यादा शेयर राज्य को दे दीजिए। एक तो ये सॉल्यूशन यहां पर बताया गया। बोला गया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे और आप लोग डिफरेंसेस में लगे रहेंगे, तो जो यहां पर योगोस्लाविया, इसी के साथ में यहां पर श्रीलंका या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर में जो दिक्कतें देखने को मिली, यही तो था उस टाइम पर। अगर आप लोग बात करें, पैसा तो कमा रहा था सारा बांग्लादेश, ठीक है, पॉलिटिकल पावर लिए बैठा था पाकिस्तान, तो दिक्कत यही तो देखने को मिल रही थी। यहां पर पैसा यहां पर जा रहा था, एंजॉय कर रहे थे, यहां पर पॉलिटिकल पावर थी नहीं, जबकि पढ़े लिखे लोग यहां थे, यहां पर मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी थी, तो ये दिक्कत देखने को मिल गई थी। तो उसी के चलते बांग्लादेश को लगा यार ये तो बड़ी गलत बात चल रही है। तो कल को जिस तरीके का काम यहां पर हो, पता चला हमारे सदर्न और नॉर्दर्न इंडिया में होने लगे, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा ताकि ऐसा वॉयलेंस न हो जाए। तो इसके चलते इंडिपेंडेंसी दो थोड़ा सा
ताकि चीजें बन रही है। उससे फायदा क्या होगा, इससे जैसे चाइना की साथ में दिक्कत चल रही है, यूएस से विड्रॉ कर रहा है अफगानिस्तान से, वो वाली दिक्कत निकल कर आ रही है। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो सेंटर जो है उन चीजों पर फोकस दे पाएगा अच्छे से, और ये स्टेट को छोड़ दो, क्योंकि स्टेट ने संविधान को पावर दे रखी है कि आप लोग खुद से चीजें देखो, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन को छोड़कर वेस्ट एशिया, तो यहां पर जिस तरीके से ना कि पता चला वेस्ट एशिया ब्रिटिश जो यहां पर आ गए थे इन्वेड करने के लिए हमारे देश को, किस तरीके से 200 साल तक रूल करके गए हैं, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो लर्न करो अपनी हिस्ट्री से, तो कहां पर फोकस देना है, तो पता होना चाहिए प्रायोरिटी क्या है, तभी चीजें आप लोग ढंग से कर पाओगे, वरना इस तरीके से चीजें आगे नहीं चलेंगी। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में आप लोग बताइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर अफगानिस्तान के बारे में मैंने बोला, तो यूएसए जो है यार अफगानिस्तान के अंदर से निकल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर कई सारी बातें यहां पर की जा रही है। अभी क्या चल रहा है, 2 और न्यूज आर्टिकल है यहां पर। ये यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को यह बोला गया कि हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, पर लेकिन सपोर्ट कैसे करोगे, यहां तो तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्स में झड़प चल रही है, ठीक है। कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, कई सारे इंसर्जेंट जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर चुके हैं। यानी कि यूएसए जो है वो जिस तरीके से यहां पर एंट्री किया था, उस तरीके से माहौल बनाकर यहां से निकल रहा है कि अब यहां पर आने वाले टाइम में इनकी जो पुश्ती है वो यहां पर रोती रह जाएंगी। अफगानिस्तान जो है यहां पर आप लोगों को सेंट्रल ये एशिया के अंदर देखने को मिलेगी चीजें। तो यहां पर बेसिकली इसको सेंटर की तरीके से यहां पर देखा जाता है अफगानिस्तान को काफी लार्ज स्केल पर। तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये एक सदर्न एशियन नेशन है यहां पर बेसिकली। तो इसके अंदर अगर बात करें जैसा माहौल बना हुआ है, तो आसपास वाले एरिया में काफी गड़बड़ी कर सकते हैं। जैसे कि जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है ईरान हो गया, पास में और भी कंट्री है, अगर शांति नहीं रही तो यहां पर शांति नहीं रहेगी। तालिबान इतना लार्ज स्केल पर यहां पर ताकतवर है, तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। अभी ये बात की जा रही है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जैसे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा यहां पर एंट्री की गई, तब से लेके अगर अब तक का आप लोग यहां पर चीजों को उठाकर देखोगे, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब यहां पर आए तब से यहां पर अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है प्रॉपर वे में। यहां पर 2001 से लेकर 2021 में खड़े हुए हैं, इनके 2 दशक चले गए, 20 साल पूरे हो गए, अब तक यहां पर इन पे सॉल्यूशन नहीं निकला। और अभी सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ताकतवर न बनाकर तालिबान को पावर देकर जाने की मूड में है यहां पर ये। और इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी, जो राइटर यहां पर बोल रहे हैं कि आप लोगों ने टॉस किया, टॉस करने के बाद में बोला हेड आया तो हम लोग पाकिस्तान की तालिबान को पावर देंगे, और अगर टेल आया तो हम लोग जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पावर देंगे। तो हेड आ गए यहां पर, तो इन्होंने तालिबान को पावर दे दी। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट लगी वो ये है कि इनके द्वारा रैंडमली डिसाइड कर लिया गया कि 11 सितंबर 2021 को हम लोग छोड़कर जाएंगे जो यहां पर अफगानिस्तान को। वो कैसे डिसाइड किया, क्योंकि 11 सितंबर को यहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल दिया गया था, जहां पर बहुत सारे यूएसए के नागरिकों की जान चली गई थी। तो उसकी एनिवर्सरी है, उस पर हम लोग निकल कर जाएंगे। मतलब ये क्या तरीका है यार, मतलब ये कुछ भी किसी भी तरीके से डेट डिसाइड कर लोगे आप लोग, अच्छा उस दिन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जिस दिन ना मेरा बर्थडे है उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जिस दिन ना वो नया ईयर होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी, ये क्या तरीका है, क्या तार तुक्का मार मुक्का वाली बात है। सिचुएशन तो देखो ग्राउंड लेवल पर क्या है अफगानिस्तान के अंदर, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ उसके एनिवर्सरी पे हम लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। मतलब कुछ भी, ये कोई सॉल्यूशन है, ये तर्क है यहाँ पर, ये कोई देने वाला। आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा अब तालिबान को कंट्रोल करता है। कल को चल के पूरा अफगानिस्तान पता चला तालिबान के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। ऊपर से तालिबान जो है वो चाइना, पाकिस्तान और रशिया की गोद में जाकर बैठ गया, वैसे ही बैठा हुआ है। तो यूएसए कैसे झेलेगा चीजों को, फिर किस तरीके से एशिया के अंदर शांति आएगी, तो सारे शांति के साधन तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए सोचने और समझने वाले मुद्दे हैं यहाँ पर, जिनको आप लोगों को देखना पड़ेगा, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते इनको। तो इसलिए यूएसए को यहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि तालिबान यहां पर अपना कब्जा न जमाए, वरना दिक्कतें हो जाएगी। और बाकी जो आसपास वाले देश हैं उनको भी साथ में लेकर चल ही रहा है, खैर जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो आसपास वाली जो कंट्री है रसिया तो हालांकि पास वाली, पर फिर भी हाँ रसिया को भी साथ में ले जा रहे हैं, चाइना को साथ में ले जा रहे हैं, ताकि चीजों को नॉर्मल रखा जा सके, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या करते हैं जो बाइडेन साहब पर। लेकिन जो बाइडेन की जो हरकतें हैं वो यहाँ पर पसंद नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से उनके द्वारा एक काम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है ये है ईरान के बारे में। ईरान को अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन ईरान की होगी। तो अफगानिस्तान देख लिया अपनी कंट्री कंपेयर में, देखा कीजिए, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ईरान। ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ईरान के अंदर अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि नए जो प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, अब तक तो हसन रूहानी साहब थे यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर ये साहब प्रेसिडेंट चुनकर आ गए। तो अब कंडीशन यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जो नए प्रेसिडेंट अभी चुनकर आए हैं वो किस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। क्योंकि आज की डेट में अगर जो नए प्रेसिडेंट है अगर वो सिचुएशन को ढंग से लेकर नहीं चलते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इब्राहिम राइसी साहब जो हैं इनके हाथ में इतनी पावर है कि इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं आज की डेट में। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर यह कि जो आज की डेट में सुप्रीम लीडर हुआ करते थे ईरान के अंदर में, वो सुप्रीम लीडर जिनका नाम था अतोयुल्लाह खामी, उनकी एज जो है वो 82 साल हो चुकी है। खामी 82 साल के हो चुके हैं। अब उनके बाद में सबसे ज्यादा सुप्रीम लीडर ये रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ईरान की जो पूरी पावर है, चाहे जुडिशरी पावर के बारे में बात कर लीजिए, चाहे मिलिट्री पावर के बारे में बात कर लीजिए, पॉलिटिकल पावर के बारे में बात कर लीजिए, संविधान के ऊपर कंट्रोल के बारे में बात कर लीजिए,
अब ईरान जो है वो जिधर ये छींकेगा उधर ही ईरान को जुकाम हो जाएगा, यानी कि पूरा ईरान जो है अब इसके कंट्रोल में रहेगा पूरा, ठीक है। तो अब यहां पर जो यूएसए है, अब अगर अब यूएसए यहां पर ऐसी हरकतें करेगा जैसे जो हसन रूहानी साहब के टाइम पर कर रहा था कि ईरान न्यूक्लियर डील में नहीं चलना है, वो सब चीजें, तो अब इनको यहां पर झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि अब यहां पर ये सुनने वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हार्ड लाइनर है यहां पर। ये वैसे ही पहले बहुत सारे कटाक्ष कट रहे थे हसन रूहानी साहब पर, क्या तुम्हारी वजह से ये हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील में गए, क्या मिल गया, पूरा देश बर्बाद हो गया, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हालत कितनी खस्ता हो रखी है। आज के डेट में देश के अंदर में अगर बात की जाए तो लोग जो हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो गया है, हमारा 1 बिलियन जो रुपी है वो यहाँ पर आज के डेट में साउथ कोरिया के अंदर फंसा हुआ है, तो ये 1 बिलियन रुपी नहीं डॉलर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिक्कतें हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अब यहाँ पर ये कैसे लेकर चलेंगे, जो कि काफी अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं जो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं कंप्लीटली, अपने रिलीजन के बारे में सोच रहे हैं कंप्लीटली, और इसके चलते ये कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में शांति भंग हो सकती है। इसलिए आते ही जो बाइडेन के साथ में बात करने से मना कर दिया, बोला कि स्टिक अगर ढंग का प्लान लेकर आओ तो बात करना, वरना दिख मत जाना गलियों में, ठीक है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली। अब ये ना कि अब जो बाइडेन भी बोल रहेगा कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद आएंगे पूरी फोर्स लेके तभी देखेंगे तुमको। तो ये वाली चीजें हैं यार यहाँ पर, ठीक है। तो ये था पूरा आज का पर्टिकुलर ये जो डिस्कशन था। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने किस किस के द्वारा सही आंसर दिया गया ये बताइए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने कई सारे आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किए थे काफी डिटेल में, आप लोगों को याद भी होगा उस टाइम पर। तो अगर ये आर्टिकल आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि आर्टिकल ढंग से सुना कीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, बोलोगे यार ये क्या आ गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर कैरिबिस बे के बारे में। ये पर्टिकुलर एरिया है यूके के अंदर, तो यूके अंदर यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये एक एरिया है जहां पर रिसेंटली अभी G7 की मीटिंग हुई। तो G7 की जो मीटिंग हुई उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए गए हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि पेंडेमिक को कैसे अभी हम लोग को टैकल करके चलना है, कोरोना वायरस को। दूसरे नंबर पर यह बोला गया कि 1 बिलियन कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो गरीब देशों को दी जाएगी, जिसमें से लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हाफ ऑफ जो है यहाँ पर ये बोला गया जो यूएसए के द्वारा दी जाएंगे लगभग 500 मिलियन के करीब, और 100 मिलियन के करीब यूके के द्वारा दी जाएंगी। तो ये भी मुद्दा यहां पर निकल रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में यहां पर बात की गई, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करके चलना है, वो भी एक काफी बड़ी न्यूज थी यहां पर, और भी कई सारी ऐसी बातें यहां पर देखने को मिली। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यहां पर, और इंडिया को यहां पर एज ए गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। आप लोगों को बताना है गेस्ट कंट्री कौन कौन सी थी यहां पर, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है, जो कि मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो लेक्चर कैसा रहा ये जरूर बताएगा, कितने मार्क्स आप लोग इसको देंगे, और यहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी यहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी पेड़ वगैरह लगाया कीजिए, कुछ भी आप लोग ऐसा कुछ करना है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर, जैसे आपने बोला #SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, ठीक है, इसी तरीके से #SLV आर्मी मतलब जो भी बोले वो काम उसके आगे लगा दो, ठीक है। #SLV आर्मी डूइंग योगा। तो इस तरीके से मतलब कि कुछ भी करो यार पर, लेकिन हाँ अच्छे से उसको अप्रिशिएट करते रहो। कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, कभी भी नेगेटिव फेज मत रखो लाइफ में, वो दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। और अगर लगता है लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है और काफी कुछ सीखा, तो जो लगता है अच्छी अच्छी बातें वो दूसरों को सिखा सकते हैं, और फीडबैक के तौर पर भी बता सकते हैं क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, ठीक है। 1 मिनट लगती है, फीडबैक देकर जुड़ जाया करो, क्योंकि लेक्चर के अंदर जो मेहनत लगती है फीडबैक तो कम से कम एक्सपेक्ट होता ही है, तो इतना तो आप लोग बताया करो जरूर, ठीक है। बाकी जिसने कभी लिखा नहीं है कुछ भी, कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करो यार, लिखने से आदत बन जाएगी। बच्चा बोला सर शर्म आती है, लगता है कुछ गलत हो जाएगा, अरे माँ के पेट से थोड़ा ना कोई सीख के आता है यार, लिखो और एंजॉय करो, सारी चीजें यहीं पे तो सीखी है सबने, ठीक है। तो अगर जब भी शर्म आती है ना, मेरा लेक्चर देख लिया करो, एक लेक्चर है मेरा 28 नवंबर 2016 का, ठीक है, पता चल जाएगा, वो पहला लेक्चर है। तो जिसका एक तरीके से ऐसा लगता है ना, जिसको कुछ एक तरीके से लगता है कि हाँ डर लगता है चीज़ों करने में, मुझे भी उस दिन लग रहा था कि मैं लेक्चर ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, पर आज के डेट में देखो कर रहे हैं ना एंजॉय चीज़ों को, तो करना स्टार्ट करो तभी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलता है, ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए जय हिंद, ओके।